हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। एक बार फिर से जीके जीएस का टॉप प्रश्न का कलेक्शन लेके आ गए हैं और जानेंगे इसका सॉल्यूशन विस्तार में। तो देखेंगे आज का पहला प्रश्न क्या है। निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है, हमसे पूछा गया है। तो पॉलिटी के प्रश्न से शुरुआत हुआ है, आगे आपको हर विषय के प्रश्न मिलेंगे। तो ये जो लक्षण नहीं है, देखते हैं पहले। केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा है, ये तो है पूर्ण रूप से लिखित संविधान, ये भी भारत का संविधान का संघीय लक्षण में है। एकहरी नागरिकता, तो ये हो जाएगा यहाँ पर संघीय लक्षण नहीं है। वहीं स्वतंत्र न्यायपालिका तो है। तो बात करेंगे अब इससे संबंधित पॉइंट की। तो भारत के संविधान में संघीय सरकार व्यवस्था को अपनाया गया है। तो अगर आपसे पूछे कि भारत के संविधान में, तो एक पॉइंट पहला ये बन गया कि भारत के संविधान में संघीय सरकार व्यवस्था को क्या किया गया है, अपनाया गया है। सरकार व्यवस्था को अपनाया गया है। वही बात करेंगे संघ शासन शब्द। जो संघ शासन शब्द है, इसका ये जो है लैटिन शब्द फोएडस से लिया गया है। किससे लिया गया है? तो फोएडस, जो कि लैटिन शब्द है। और इसका अर्थ की अगर बात कर ले कि इसका अर्थ क्या होता है, तो अर्थ होता है संधि या फिर समझौता। संधि या समझौता। वहीं अगर और क्या बात कर सकते हैं कि जो भारत की संघीय व्यवस्था है, भारत की संघीय व्यवस्था की अगर बात कर ले, जो भी इम्पोर्टेंट टर्म रहेगा वो आपको लिख दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। भारत की संघीय व्यवस्था की बात करें तो ये इस कहाँ से है, तो कनाडा यानी कि कनाडाई मॉडल पर आधारित है। और भारत के संविधान में कहीं भी संघ शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि इसके स्थान पर क्या है कि जो संविधान का अनुच्छेद 1 है, उसमें कहा गया है कि भारत के संघ के रूप में परिभाषित करता है, इस तरह से सेंटेंस के रूप में। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ेंगे आज के दूसरे प्रश्न की ओर। भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है, ये हमसे पूछा गया। और ये सब सारी चीज़ें आपको टॉपिक वाइज में भी बेसिक रूप से कराया हुआ है। तो आप टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट पढ़ सकते हैं, जाके देख सकते हैं। तो शून्यकाल जो है भारत की संसदीय व्यवस्था में लिया गया है, भारत की ही देन है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वहीं बात करें शून्यकाल किसे कहते हैं या किसे कहा जाता है, तो संसद के दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय, प्रश्नकाल के ठीक बाद का जो समय होता है वो क्या कहलाता है, शून्यकाल कहलाता है। ये एक पॉइंट हो गए। वहीं बात करें कि शून्यकाल का जो समय है प्रश्नकाल के तुरंत बाद, अगर इसका समय पूछ दे शून्यकाल का तो 12 बजे से 1 बजे तक होता है। कितना? तो 12 बजे से 1 बजे तक होता है। तो ये चीज़ आप इसमें क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। बढ़ जाएंगे तीसरे प्रश्न की ओर। देखेंगे तीसरा प्रश्न क्या है। यह निश्चित करने का अधिकार कि कौन सी जाति अनुसूचित मानी जाएगी निम्नलिखित को किसे प्राप्त है, ये हमसे पूछा गया। तो ये जो अधिकार प्राप्त है वो किसको है, तो राष्ट्रपति को। तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। यानी कि ये राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं, ये उनका अधिकार है। वहीं अगर कहे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 338 संबंधित है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति से। किससे? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। क्या? अनुच्छेद 338। ये आपको
ध्यान में रख लेना है। वही बात करें और क्या, तो और इस जो आयोग है इसका बात अगर करें तो इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। तो ये भी पूछ सकता है सेंटेंस के रूप में कि कौन कितने होते हैं। और कार्यकाल जो होता है इसका वो 3 वर्ष होता है। बढ़ जाएंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर। अब देखिए हमारा साइंस का प्रश्न आ चुका है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी तैयारी को बीपीएससी टीआरई 4.0 में सुनिश्चित करें। जीके जीएस के प्रश्नों का महत्वपूर्ण कलेक्शन आपको दिया जाता है। तो गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध कराता है क्योंकि हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। और ये काफ़ी बार पूछा हुआ प्रश्न है। इसमें बस आप क्या कर सकते हैं, ये एक चीज़ ध्यान रख सकते हैं। वहीं बात करें कि क्योंकि हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित हो जाता, अगर कहे कि ताप बढ़ने पर वाष्पीकरण का दर क्या होगा, तो ताप बढ़ने पर वाष्पीकरण का जो दर होगा वो क्या होगा, बढ़ जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे, देखेंगे क्या है 5 नंबर में। 5 नंबर आ गया है कि इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है, यानी कि किसके कारण दिखाई पड़ता है। तो ये सूर्य के प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। यहाँ ध्यान देना है, विक्षेपण और यहाँ विवर्तन। तो क्या होगा आंसर, विक्षेपण के कारण। तो ये इसमें आप क्या कर सकते हैं, ध्यान रखते हैं। और इंद्रधनुष से संबंधित प्रश्न आपको हम पहले के सेशन भी करा चुके हैं, तो इस पे ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, आप लोग रिवीजन करते चलें। मनुष्य के आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह क्या है, वह है दृष्टि पटल। तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। वहीं अगर बात करें कि अगर आपसे पूछ ले कि आँख का रंग किस पर निर्भर करता है, तो आँख का रंग है जो आइरिस पर निर्भर करता है। किस पर, तो आइरिस पर निर्भर करता है। और रही बात कि आइरिस जो क्या है, क्या ये करता है, तो नेत्र में प्रवेश करने वाले, यानी कि आँख में प्रवेश करने वाले, इस तरह से यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश का, किसका, प्रकाश का मात्रात्मक नियंत्रित करता है। ये एक पॉइंट इसमें हो गया। बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न पे, जो कि होगा 7वां नंबर प्रश्न। और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जुड़ सकते हैं। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन हैं, तो वो लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए। वहीं बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, बिहार के जीरादेई नामक स्थान पर। कहाँ, तो जीरादेई नामक स्थान पर हुआ था। और इनका भारत के राष्ट्रपति, आपको पता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। और राष्ट्रपति का कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक रहा था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनको 1962 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। किनको, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, लेकिन आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है और नोट डाउन आप ज़रूर करेंगे। साथ ही साथ ये बार बार बात आपको हम बोलते। वहीं जैसे एक किताब तो ये हो गया कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस। कुछ और इनकी पुस्तक की बात करें तो जैसे सत्याग्रह एट चंपारण, जो इनकी ही रचना कृति जो भी है कहिए राजेंद्र प्रसाद की है। इंडिया डिवाइडेड,
तो हो सकता है ये ना पूछ के आपसे ये पूछ दे, इसलिए तो इससे संबंधित जानकारी आपको दी जाती है। फिर बापू के कदमों में, ये भी एक साहित्यिक रचना है जो राजेंद्र प्रसाद द्वारा ही लिखी गई है। तो ये सब भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। आएंगे 8वें नंबर पर, और आ गया है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने का। तो प्रारंभ वर्ष बताना है और घटना दिया हुआ है कि इसका वर्ष क्या था। तो बात करेंगे 1775 की, तो इससे जो संबंधित हो जाएगा कि 1775 जो था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित था, यानी कि ए का हो जाएगा 3। उसी तरह अगर 1780 की बात करें तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध इससे संबंधित है। यहाँ मराठा था, यहाँ मैसूर है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान देना है। तो 1780 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, यानी कि बी का हो जाएगा 4। सी की बात करें जो कि 1824, तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, तो यानी कि 1। और डी की बात करें 1839, तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। और ये काफ़ी रिपीटेड होते रहते हैं ऐसे प्रश्न, तो आपको क्या करना है, ध्यान में रख लेना है। अब बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे हमारा अगला प्रश्न क्या है, जो कि होगा 9वां नंबर प्रश्न। किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? तो जो भारत में अंग्रेजों का जो सर्वाधिक विरोध किया गया था वो मराठों द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। वहीं मराठा से एक पॉइंट और ऐड क्या कर सकते हैं कि अगर आपसे पूछे कि भारत में मुगल का उत्तराधिकारी किसका, तो मुगल का उत्तराधिकारी किसे माना जाता है? तो उत्तराधिकारी भारत में मुगल का जो माना जाता है मराठा को ही माना जाता है। वहीं अगर आपसे पूछे कि मराठा का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है, तो जो मराठों का इतिहास है वो लिखा गया है जेम्स ग्रांट डफ द्वारा। किसके द्वारा? तो जेम्स ग्रांट डफ द्वारा। और आपको बता दे जो भी क्वेश्चन लाया जा रहा है बिल्कुल आपके एग्ज़ाम पैटर्न पे ही लाया जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक शेयर जितना हो सके अपने दोस्तों में जाके शेयर करें। आपका बस सपोर्ट चाहिए, बाकी आपको रेगुलर सेशन और अच्छे इम्पॉर्टेंट प्रश्न का कलेक्शन मिलता रहेगा और आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा। TRE 4 के GK GS में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। वहीं बात करें कि देखिए अभी जब मराठा की बात आई थी तो पूछ लेगा कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो कि कब हुआ था, तो 1775 से लेकर 82 तक चला था। ठीक, वहीं बात करें और ये समाप्त किस संधि के तहत हुआ था ये भी पूछा जाता है, तो सालवाई संधि। कौन संधि? सालवाई संधि। वहीं द्वितीय की बात करें कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, इस तरह से लिख देते हैं आप लोग समझ जाइएगा। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1803 से 5, और ये हुआ था देवगांव की संधि। कौन संधि? तो देवगांव की संधि के तहत। उसी तरह तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ वो किस संधि के तहत? पहले 1817 से 19 हुआ और ये मंदसौर की संधि, मंदसौर संधि। तो आप लोग एक जगह नोट डाउन बढ़िया से कर लेंगे, आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। अब आ जाएंगे आज के 10वें नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प चुनिए। तो उत्तर से दक्षिण जब जाएंगे तो पहले कौन सा आ जाएगा? माउंट काराकोरम, जो कि 3 नंबर से स्टार्ट हुआ। तो यहाँ देखिए ए में और सी में ही 3 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, बाकी बी और डी ऐसे ही कट हो गया। एग्जाम में इस तरह से आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं, टाइम टेकन सही रहेगा। वहीं बात करें इसके बाद कौन सा आ जाएगा? लद्दाख श्रेणी, तो 2 नंबर। तो 3 के बाद 2 देखिए सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो ये तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पहले आएगा माउंट काराकोरम, उसके बाद लद्दाख श्रेणी, फिर आएगा जास्कर श्रेणी और उसके बाद आ जाएगा कौन सा? माउंट एवरेस्ट। तो बस इसमें आपको क्रम ही तो दर्शाना था।
आएंगे 11 नंबर की ओर। अगर निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, और एक तरफ आपका नमक कार्यशाला दिया हुआ और इससे संबंधित राज्य बताना है। तो सनीकट्टा नमक कार्यशाला कहाँ है, तो ये कर्नाटक में है। तो ये हो जाएगा सही सुमेल है। और ये ध्यान रखना है कि कौन कहाँ है, तो ये भी तो पूछ सकता है। धरसाना की बात करें तो ये गुजरात में है, ये भी सही है। डिडवाना जो कि गुजरात दिया हुआ है, तो ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि जो डिडवाना नमक कार्यशाला है वो गुजरात में नहीं बल्कि राजस्थान में है, इसलिए ये सही सुमेलित नहीं है। वहीं बात करेंगे डेगाना की, तो जो कि राजस्थान में है, तो ये तीनों सही थे और एक इसमें क्या था, गलत था। और सनीकट्टा है जो कर्नाटक के राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित है। किस जिले में, तो उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित है। वहीं गुजरात की अगर बात आई है, तो गुजरात से क्या पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि नमक सत्याग्रह का जो शुरुआत हुआ था वो कहाँ से हुआ था, तो नमक सत्याग्रह का शुरुआत ये गुजरात से ही हुआ था, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और गुजरात चूँकि नमक सत्याग्रह यहीं से शुरू हुआ था, तो आपको ये भी पता होगा कि भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा, तो नो डाउट कौन सा हो जाएगा, गुजरात ही हो जाएगा। और भावनगर है जो भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादन केंद्र है। अगर गुजरात में भी पूछे कि कौन सा नगर, तो भावनगर। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। आशा करते हैं जो भी आपको डेली क्लास कराया जा रहा है, इतने आपको इम्पोर्टेंट प्रश्नों का कलेक्शन दिया जा रहा है, आपको पसंद आता है। तो प्लीज़ कमेंट किया कीजिए, आप लोग अपना सुझाव दें, प्रश्न करें, जो भी आपको इस सेशन से संबंधित लगे आपको जवाब दिया जाएगा। अब आ गया है कि निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन करिए। एक तरफ नदी है और इसका उद्गम स्थान हमें बताना है। बात आई है सिंधु नदी का, तो आपको पता है इसका उद्गम कहाँ है, तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट एक हिमनद से होता है। और इसके जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है वो कौन सा हो जाएगा, देखिए अभी हम बोले बोखरचू के निकट, तो एक का डी हो जाएगा, तो एक का कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। वहीं सतलज की अगर बात कर ले तो सतलज का क्या होगा, राकस ताल, तो 2 का सी हो जाएगा। तीसरा नंबर में है झेलम, तो झेलम का उद्गम स्थान क्या होगा, बेरी नाग, तो 3 का हो जाएगा ए। और 4 का बच गया क्या, रामगंगा, जो कि हो जाएगा गढ़वाल की पहाड़ियाँ, यानी कि 4 का हो जाएगा बी। और ये सब उद्गम स्थल पूछा जाता है, तो आपको इसमें ध्यान रखना होगा। वहीं बात करें अगले प्रश्न पे, देखेंगे अगला प्रश्न फिर से क्या आ गया है, और सारे विषय के प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं, आप खुद देख सकते हैं। रेल, सड़क, पुल, नदी, स्थान के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऐसे ही प्रश्न आपको यहाँ इस चैनल के माध्यम से लाए जाते हैं, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो आप लोग को सिर्फ खुश होने वाला प्रश्न नहीं दिया जाएगा, प्रश्न वही लाया जा रहा है जो आपके एग्जाम में आए। तो देख लेते हैं पहला, विक्रमशिला सेतु, तो ये किस नदी पे है, गंगा नदी पे, और कहाँ है स्थान, तो भागलपुर, तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। वहीं बात करें कि विक्रमशिला सेतु जो भागलपुर में गंगा नदी पर बना है, ये 4700 मीटर लंबा पुल है, ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। वहीं बात करें अब्दुल बारी पुल जो कि सोन नदी भोजपुर में है, तो ये भी सही दिया हुआ है, और हमसे सही ही यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है। वहीं अगर बात कर लेंगे नेहरू सेतु सोन जो कि डेहरी ऑन सोन, तो ये भी क्या है, सही दिया हुआ है, यानी कि डेहरी जो है ऑन सोन और सोन नगर को जोड़ता है। किसको जोड़ता है, तो इस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि ऑन सोन, डेहरी ऑन सोन, और किसको, सोन नगर को जोड़ता है। तो ये है
और क्या जान सकते हैं कि बस इसमें तो इतना ही मिलान करने का था, हमसे सही पूछा जा रहा था, यहाँ तीनों सही दिया हुआ है, तो 1 2 3। बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर। देखिए फिर से बजट का प्रश्न आ गया। जब से आपको TRE 4 का मॉक करवाया जा रहा है, आप लोग खुद देखेंगे कि एक भी ऐसा दिन नहीं है जब आपको बजट का प्रश्न नहीं दिया गया है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बजट से बन सकते हैं वो आपको दिया जा रहा है। तो ये आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। बजट 2024-25 में देश में अवसंरचना विकास हेतु कितनी धनराशि को प्रावधान किया गया है। तो ये धनराशि जो होती है वो करोड़ रुपये में ही होती है, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 11,11,111 करोड़ रुपया। तो सब 11 एकदम सगुन लेके जाइए करोड़ में। तो इस तरह से ध्यान क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। और ये GDP का जो है, GDP का कितना है, 3.4% है। ये बात भी आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। तो ज़्यादा पॉइंट इसमें नहीं, जहाँ लगता है कि और पॉइंट देना रहेगा हम आपको खुद देते चलेंगे। 15 नंबर की बात कर ले तो भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहाँ बन रहा है। तो बन रहा है यानी कि प्रोसेस में है। ये बन रहा है मेट्रो स्टेशन पुणे में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये भारत का सबसे ज़्यादा गहरा वाला स्टेशन होगा, गहराई वाला। तो इसमें तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर ध्यान रखिए। और आपको अगर करेंट अफेयर डिटेल के साथ पढ़ना है तो हर महीने का टॉप 50 प्रश्न फुल डिस्कशन के साथ कराया जाता है। तो आप लोग जाके एक बार प्लेलिस्ट चेक करेंगे और पूरा वीडियो देखेंगे। आएंगे अगले प्रश्न पर। ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। ये काफ़ी पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये जो किया गया है प्रयोग किसके लिए, कीकट शब्द का। तो कीकट शब्द ऑप्शन नंबर बी। और कहाँ, ऋग्वेद में। किसके लिए, तो बिहार के लिए। वहीं बात करें कि ऋग्वेद में मगध क्षेत्र को, और आपको पता है कि मगध किसका पुराना नाम था, तो मगध क्षेत्र को कीकट कहा गया है। ये तो आपको पता भी होगा। वहीं बात करें कि वायु पुराण हो गया, पद्म पुराण हो गया, उसमें क्या है, तो गया हुआ, राजगीर हुआ। ये सब जगहों को क्या किया गया है, पवित्र स्थानों की श्रेणी में रखा गया है। किस स्थानों की श्रेणी में, तो पवित्र स्थानों की श्रेणी में। जबकि वहीं अगर बात कर ले तो बाराह पुराण, कौन पुराण, बाराह पुराण में कीकट को, यानी किसको, जिसको बिहार के लिए कीकट शब्द प्रयोग किया गया है, तो कीकट को एक अपवित्र प्रदेश कहा गया है, एक अपवित्र प्रदेश कहा गया है। तो ये सब आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि कहाँ किसको क्या कहा गया है। और मगध शब्द का अगर पूछे कि सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है, मगध शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख, तो ये आपको मिलेगा अथर्ववेद में। और आपको चारों वेद हम फुल डिटेल के साथ टॉपिक वाइज में पढ़ा चुके, इसलिए ना बोलते हैं कि आप लोग को अगर टॉपिक वाइज पढ़ना हो या फिर सब्जेक्ट वाइज पढ़ना हो तो एटलीस्ट आप एक बार प्लेलिस्ट तो चेक करें जाके। वीडियो आपको वहाँ मिल जाएगी और आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। 17 नंबर की बात करें तो पटना में स्थापित टेनिस फैक्ट्री पर किसने अपना आधिपत्य स्थापित किया था। तो ये कर लिया था किसने, अंग्रेजी कंपनी ने। तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। पटना में एक फैक्ट्री डेनिश लोगों की थी जो वर्तमान पटना सिटी में स्थित नेपाली कोठी के समीप थी, और इसकी स्थापना जो हुई थी 1774 में हुई थी। और डच फैक्ट्री पटना कॉलेज की क्या थी, उत्तरी इमारत में स्थित थी। तो अगर पूछे कि डच ने पटना में पहली फैक्ट्री कब स्थापित किया था, तो 1632 में। ठीक, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। वहीं बात करें कि डच जो है भारत में मुख्यतः सूती वस्त्र के उत्पादन में रुचि रखते थे। तो ये सब आपको पढ़ाया भी गया है, और जहाँ लगेगा कि पॉइंट और नोट डाउन करवाना है हम खुद करवाएंगे।
आपको वही बताया जाता है जो एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्प कर रहा है, मतलब होगा आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से। बिहार में द्वैध शासन प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? देखिए ये प्रश्न इम्पोर्टेंट ज़्यादा है क्योंकि बहुत बार रिपीट हुआ है। तो ये जो है लॉर्ड क्लाइव ने, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। वहीं बात करें कि अगर आपसे पूछे कि द्वैध शासन का जनक किसको माना जाता है, तो ये माना जाता है लियोनस कार्टियस को। किसको? लियोनस कार्टियस को। ये भी पूछा जाता है कि लियोनस कार्ट को। और बंगाल में द्वैध शासन के बीच, बंगाल में जो द्वैध शासन है, बंगाल में द्वैध शासन पूछा जाता है कि कब से कब के बीच लागू किया गया था, तो 1765 से लेके 72 के बीच लागू किया गया था। और इस द्वैध शासन को डाकुओं का राज्य कहा था। क्या कहा था? डाकुओं का राज्य। और ये किसने कहा था ये स्टेटमेंट? तो के.एम. पानीकर ने। के.एम. पानीकर ने। तो ये पॉइंट इसमें आप क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। और वही जो बंगाल में द्वैध शासन था, इसको समाप्त किसने किया था? तो समाप्त किया था वारेन हेस्टिंगस ने। वारेन हेस्टिंगस ने। बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर। और आप लोग से एकदम रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी आप लोग को कराया जा रहा है तो पूरा वीडियो देखें और अपना सहयोग दें। बाकी अच्छे से अच्छा कंटेंट देना हमारा काम है। तो आशा करते हैं आप लोग सपोर्ट करेंगे और जितना हो सकेगा वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और 19वें नंबर प्रश्न पे जाने से पहले आप लोग को पता है कि डेली का 3 प्रश्न आप लोग के लिए रहता है। और आज कौन सा सब्जेक्ट का प्रश्न रहेगा आपके लिए? तो आज रहेगा हिस्ट्री का 3 प्रश्न। तो आज का जो पहला प्रश्न है आपके लिए कि इंडिया हाउस के संस्थापक का नाम बताना है आपको। और आपका ही रिवीजन होगा, इसलिए आप लोग सारे लोग जवाब दिया करें। दूसरा जो प्रश्न है आज का आपके लिए कि खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? खिलाफत आंदोलन का क्या करना है आपको? वर्ष बताना है। तीसरा प्रश्न जो है आपका कि भारत एक खोज पुस्तक के लेखक का नाम आपको बताना है। लेखक कौन थे ये बताना। तो हिस्ट्री का ये रहा 3 प्रश्न। और कल आपसे जो सेशन में पूछा गया था वो क्या? इकोनॉमिक्स का 3 प्रश्न। तो उसका आंसर आपको बता दिया जाएगा। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भारतीय जनगणना आमतौर पर कितने वर्षों पर की जाती है? तो वो 10 वर्षों के बाद ही की जाती है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि केसीसी का पूर्ण रूप इकोनॉमिक्स के हिसाब से क्या है? तो किसान क्रेडिट कार्ड। तीसरा प्रश्न जो पूछा गया था कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में। तो ये हो गया प्रश्न और उत्तर। अब बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे 19वां में क्या है। 19वां प्रश्न जो आ गया है कि हाल ही में 14वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ये कैमी है, ये ध्यान जरूर रखना है। तो 14वीं, और इसकी जो बैठक है वियतनाम में की गई। कहाँ की गई? वियतनाम में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और ये क्या करना है आपको? ध्यान में रखने हैं। वहीं बात करें अगर प्रथम का पूछ ले तो कि प्रथम पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो 14 दिसंबर 2005 को मलेशिया में हुआ था। मलेशिया का एक जगह है कुआलालंपुर। कौन सा? कुआलालंपुर, वहीं हुआ था। ये प्रथम की बात कर रहे हैं। तो इसको आप क्या कर सकते हैं? ध्यान में रख सकते हैं। अब आ जाएंगे 20वें नंबर की प्रश्न की ओर। IMD के अनुसार भारत में सामान्य वर्षा कितनी है? ये हमसे पूछा गया है। तो IMD के अनुसार जो भारत में सामान्य वर्षा है वो 88 सेंटीमीटर है। तो इसको आपको क्या करना है? ध्यान रखना। वहीं भारत में सामान्य वर्षा की बात करें तो ये जून से सितंबर तक की होती है। कब से?
जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु होती है, जो कि संपूर्ण देश पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्या होता है, प्रभावी होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून क्या होता है, प्रभावित होता है। तो इसमें आप बस ये चीज़ ध्यान रख सकते हैं। वहीं अगर आपसे पूछ दे कि जो भारत में पश्चिमी विक्षोभ वर्षा का अनुपात कितना होता है, तो अनुपात या परसेंट कितना परसेंट होता है, तो लगभग 3%। ये डाटा ध्यान रखेंगे। वहीं अगर पूछे कि दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी वर्षा इस कितना परसेंट होता है, तो ये होता है लगभग 74%। सब लगभग में ही रहेगा, लगभग 74%। ये सब क्या है, भारत में वर्षा का अनुपात है। वहीं अगर पूछे कि मानसून पूर्व स्थानीय चक्रवाती वर्षा, तो ये लगभग 10%। कितना, तो लगभग 10%। तो आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे टॉप प्रश्नों का कलेक्शन लेके। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे ज़रूर। थैंक यू।